ओके, तो नीट क्रैश कोर्स के आज के इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक काफ़ी छोटू सा प्यारा सा चैप्टर है। इस चैप्टर के जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी सवाल हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट या जो भी फॉर्मूले की ज़रूरत है, बेसिकली इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी फॉर्मूले हैं, सारी चीज़ों को कम से कम समय में समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। काफ़ी एक छोटा सा चैप्टर है, काफ़ी प्यारा सा चैप्टर है और मतलब थोड़े से अजीब से इक्वेशन दिखने को मिलेंगे इसमें, पर कोई नहीं, चीज़ें शुरू करेंगे और देखते हैं सारी चीज़ों को। ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा, उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब वीडियो देखते समय तुम ऐसा कर सकते हो कि नोट्स ना बनाओ, सिर्फ वीडियो समझने पे, कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करो, बाद में नोट्स डाउनलोड कर लो और सारे फॉर्मूले रट जाओ। अभी उतना टाइम है नहीं कि मतलब नोट्स बनाओ, ये बनाओ, फलाना डिमका करो। नीचे नोट्स ऑलरेडी अटैच्ड हैं, वहाँ से डाउनलोड करके सीधे उसको रट जाओ और अभी वीडियो जितना देर देख रहे हो समझने की और फॉर्मूले याद रखने की और कॉन्सेप्ट याद रखने की कोशिश करो। ठीक, तो ठीक है, बिना कुछ फालतू बकवास किए ज़्यादा ज्ञान झाड़े हुए नेक्स्ट वीडियो में शेड्यूल पक्का आएगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी लॉन्च होगा, कल आ जाएगा, तो उसमें तुम्हारा शेड्यूल जो भी है कि आगे शेड्यूल मतलब इस क्रैश कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, कब कौन सा वीडियो आने वाला है, वो पूरा का पूरा सब कुछ तुम्हें जानकारी दी जाएगी। वो PDF भी तुम्हें दे दिया जाएगा। ठीक, तो तुम फॉलो अप कर सकते हो कि ये क्रैश कोर्स में कब कौन से वीडियो आने वाले हैं। मतलब प्लान लगभग ऐसा है कि 25 अप्रैल को हम सारी चीज़ें रैप अप करेंगे। मतलब सारे जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के थियरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ 25 अप्रैल को ये क्रैश कोर्स पूरा ख़त्म करेंगे, ताकि तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम विंडो भी रह जाएगा कि मतलब आगे के जो भी छूट छाट गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो तुम कर लो। ठीक, तो अगले वीडियो में तुम्हें पूरा PDF मिल जाएगा और मतलब क्या कैसे चलने वाला है, कौन से वीडियो का थियरी करने वाले हैं, कब किसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो बिना कुछ फालतू बकवास किए हुए चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब क्या होता है, बेसिकली जब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज की वजह से कुछ करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक, तो द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब चेंज होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है कि ID इजकल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, जहाँ फाई ई क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तुमने पहले देख रखा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E.ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है हमें, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। ये याद रखना है फॉर्मूला। जो भी टर्म्स है नीचे इंग्लिश में पीले कलर के स्याही से लिख दी गई है कि तुम्हें बाद में जब नोट्स देखोगे तो चीज़ें समझ में आए। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। अब इस चैप्टर का जो हार्ट है, दिल है, वो यही 4 इक्वेशंस है बेसिकली। ठीक, तो मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशन दिए थे, बेसिकली 4 डिफरेंट इक्वेशन को कंपाइल करके मैक्सवेल पहला था जिसने बताया था कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पहले, मतलब होता क्या था, कहानी सुनाऊं तो पहले के पुराने ज़माने में लोग समझते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों 2 पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 2 पार्ट है, मतलब आपस में रिलेटेड नहीं है। बाद में मैक्सवेल ने दोनों को कंपाइल किया कि नहीं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। मतलब उसी का रिलेशन में कुछ फॉर्मूले उन्होंने दिया, मैक्सवेल ने कुछ फॉर्मूले कंपाइल किए जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर 4 फॉर्मूले आते हैं। 4 फॉर्मूले को बारी बारी से देखेंगे। पहला फॉर्मूला जो है वो है इंटीग्रल E.ds। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे है यहाँ पे है क्लोज लूप इंटीग्रल, मतलब ये तो है इंटीग्रेशन का सिंबल, और ये जो गोला इसमें मार रखा है, गोला क्यों डाल रखे हैं, ये क्लोज सरफेस या फिर क्लोज इंटीग्रल है। तो इसमें ये बेसिकली क्लोज सरफेस इंटीग्रल है कि मतलब किसी भी सरफेस का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस लोगे और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर उसका डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करोगे, सो बेसिकली वो क्या बन जाएगा, E.ds क्या बन जाएगा, बेसिकली फ्लक्स बन जाएगा। तो बेसिकली ये बात हो गई कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस
इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं इस इक्वेशन को। ठीक, दूसरा इक्वेशन है सेम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, क्लोज लूप इंटीग्रल बी डॉट डी एस। बी डॉट डी एस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। तो क्लोज लूप या फिर क्लोज सरफेस मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड क्लोज लूप इंटीग्रल मतलब क्लोज सरफेस। So magnetic flux through a closed surface is always equal to zero and this law is also called Gauss law of magnetism। ठीक, ये बात ध्यान दो, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, यहाँ पे जो बात हो रही है उस बात को ध्यान देंगे, थ्रू क्लोज सरफेस वो हमेशा जीरो होगा। ओपन सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है कि मतलब कोई ओपन सरफेस है ऐसे, तो उससे हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से पास हो, लेकिन कोई भी क्लोज सरफेस लोगे तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो ही होगा, क्योंकि अगर कोई क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है तो फिर वो बाहर भी जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है, तो जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मैक्सवेल, और इस सेकेंड लॉ ऑफ मैक्सवेल को हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं। तीसरा बोल रहा है कि क्लोज लूप इंटीग्रल ई डॉट डी एल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी क्लोज लूप में, यहाँ पे डी एल है, डी एल मतलब होता है लाइन, तो किसी भी क्लोज लाइन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी। फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज लूप। ठीक, मतलब ऐसा, मतलब लेट से कोई एक हमने क्लोज लूप लिया, अगर हम इस क्लोज लूप के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करें, दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज लूप। ठीक, और इसको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इंटीग्रल ई डॉट डी एल जो होता है वो माइनस फाई के बराबर हो जाता है, माइनस ई एम एफ के बराबर होता है। तो ई एम एफ इजिकल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। EMI चैप्टर में पढ़े होगे या फिर पढ़ोगे, कुछ थोड़ी सी याद हो तो, वन शॉट पढ़ रहे हैं तो होप की मतलब थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये बात याद रखो यहाँ पे कि इंटीग्रल ई डॉट डी एल मतलब क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज लूप। ठीक, और इसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। ये लॉ बेसिकली बताता है कि मतलब किसी क्लोज लूप से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। ठीक, तो बेसिकली ये लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करता है। ओके, वही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है। ठीक, इसी बात से ये बाद में स्थापित हुआ कि मतलब नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रिलेटेड हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब किसी क्लोज लूप के अक्रॉस चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लूप इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक, ये लॉ ये बताता है। अच्छा, फोर्थ लॉ क्या बोलता है? फोर्थ लॉ बोलता है कि क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब इस केस में हम लूप तो ले रहे हैं पर अब हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर किसी क्लोज लूप के अक्रॉस इंटीग्रेट किया जाए तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, मतलब म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट इन क्लोज्ड। मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्लोज लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करेंट विच इज पासिंग थ्रू दिस लूप। करेंट या तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। ठीक, अब ये जो करंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं करंट इसमें, एक तो होता है कंडक्शन करंट जो कि नॉर्मल किसी वायर के थ्रू करंट जाए उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? जो हमने पीछे पढ़ा था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वही डिस्प्लेसमेंट करंट का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक, तो ये होता है एम्पियर्स लॉ। ठीक,
अब इस लॉ को भी अगर दिस इज इक्वल टू दिस, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या बताता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा। पिछला वाला ठीक इसका उल्टा था। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, changing magnetic field can produce electric field and changing electric field can produce magnetic field। तो दोनों ही बात हो सकती है। ठीक, एक्चुअल में ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एम्पियर्स लॉ। और पहले एम्पियर्स ने जब अपना ये लॉ स्टार्टिंग में दिया था तो एक कहानी है जो कि सुन लो। तो वो उसने बोला था कि क्लोज लूप इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी। सिर्फ कंडक्शन करंट उसने लिया था, बाद में कुछ लोचा हो गया, मतलब कुछ घपला वपला होने लगा, कैलकुलेशन एरर मतलब आने लगा, मतलब जो फाइनल रिजल्ट था उसमें एरर आने लगा। तो हुआ कि ये लॉ गलत है, पर बाद में मैक्सवेल ने उसको सुधारा कि नहीं लॉ गलत नहीं है, बस इसमें कुछ पार्ट मिसिंग है। जो करंट है उसमें एक दो तरह का करंट होगा, एक कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को जब उसने मैक्सवेल ने ऐड कर दिया तब ये लॉ सही हो गया। तो मतलब पुराना कहानी जो इसका है थोड़ा बैकग्राउंड खराब है। पहले जो लॉ दिया गया था इसको मतलब थोड़ा अधूरी दे दी गई थी एम्पियर्स के द्वारा, बाद में इसको मैक्सवेल ने सही किया तो इसको एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ बोलते हैं, या फिर कभी कभी मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक, तो बेसिकली अपने को ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये 4 लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों को एकदम घोर के पी जाना है। ठीक है, आगे आ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। चूँकि ये चैप्टर है ईएम वेव तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको शॉर्ट में ईएम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, अब ईएम वेव होता क्या है कि बेसिकली उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। मतलब जब भी ईएम वेव प्रोपेगेट करता है तो उसमें क्या दो तरह के क्वांटिटी प्रोपेगेट करते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है और मैग्नेटिक फील्ड उसके एकदम परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में ऐसे प्रोपेगेट करता है। मतलब एक वेव अगर ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ऐसे वाइब्रेट करते हुए जा रहा होता है, सांप की तरह चलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ठीक उसके परपेंडिकुलर ऐसे वाइब्रेट करते हुए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे प्रोपेगेट करता है। तो तीनों मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ठीक, अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मतलब अगर इक्वेशन की बात की जाए, इक्वेशन पे आते हैं पहले बाद में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कुछ इस तरह के इक्वेशन को फॉलो करता है। इस तरह के इक्वेशन को हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। ठीक, मतलब ये इक्वेशन बोलता क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हो, यहाँ पे पार्शियल वर्ड पार्शियल लेटर लिखा गया, उसका मतलब समझेंगे, पर पहले ऐसे समझो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को x के साथ डबल डिफरेंशिएट किया जाए देन दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ डबल डिफरेंशिएट किया जाए तो अब ये डिफरेंशिएशन जब x के साथ कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ x के साथ ही करना है, बाकी के जो क्वांटिटी है उसको कांस्टेंट लेना है। तो इसलिए इसको पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा गया है, क्योंकि हम जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, बाकी का अगर जो भी वेरिएबल है उसमें तो उस वेरिएबल को भी हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरह के कुछ इक्वेशन को फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ईएम वेव प्रोपेगेट करता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह के इक्वेशन को फॉलो करता है। सेम वैसे ही जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ सेम तरह के इक्वेशन को फॉलो करता है। तो जब इस तरह के तुम इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जो कि आउट ऑफ स्कोप है, अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो नहीं देखेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और डबल सेकेंड ऑर्डर का है, तो बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड आउट ऑफ द स्कोप है अभी इसको सॉल्व करना। तो हम डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे कि इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं अगर इसको सॉल्व करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अननोन क्वांटिटी है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन तुम्हें मिलेगा वो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सेम इस तरह इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हें एक्सप्रेशन मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा। तो ऐसा मतलब बोल सकते हो कि जब भी ईएम वेव प्रोपेगेट करता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह के इक्वेशन फॉलो करते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं
वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह के इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ठीक, तो बस हमें ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ इस तरह का इक्वेशन फॉलो करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इस तरह के इक्वेशन को फॉलो करता है। अब इसमें टर्म्स जो होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए कि ये टर्म्स है क्या, क्या मतलब कुछ खतरनाक सा लग रहा है। तो इसमें बारी बारी से टर्म्स देखते हैं क्या है। ये जो ई है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब किसी पोजिशन एक्स पे और किसी टाइम टी पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए कि जब ई एम वेव प्रोपगेट कर रहा है तो एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स एंड अ पर्टिकुलर टाइम टी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो ये वाला वैल्यू है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। साइन के अंदर जो भी ये पूरा का पूरा मसाला है, इस पूरे मसाले को हम बोलते हैं फेज। ठीक, अच्छा, मसाले के अंदर अगर चला जाए तो के एक्स माइनस ओमेगा टी दो टर्म है। इसमें एक्स तो पोजीशन है, टी टाइम है, के क्या है, के को हम बोलते हैं वेव नंबर, और ओमेगा क्या है, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, सारी चीज़ें यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी गई है पर मैं एक बार समझा रहा हूँ फिर भी। सेम वैसे ही इस वाले एक्सप्रेशन को देखोगे तो क्या, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा का पूरा मसाला फेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्स पोजीशन है, टी टाइम है, के क्या वेव नंबर, ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, अच्छा, अब बारी बारी से कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। के का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो वेव नंबर है उसका फॉर्मूला होता है 2π/λ, जहाँ पे लैम्डा क्या वेवलेंथ ऑफ द ईएम वेव। ठीक, और ये के या फिर ये के दोनों के का सेम ही फॉर्मूला होता है 2π/λ। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 2π/t, जहाँ पे 2 और पाई तो कांस्टेंट है, टी क्या टाइम पीरियड। तो ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, 1/t को तुम फ्रीक्वेंसी भी हम बोलते हैं, 1/t इजकल टू व्हाट, एफ फ्रीक्वेंसी, 1/टाइम पीरियड इजकल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसको तुम एफ भी लिख सकते हो या फिर न्यू भी लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ओमेगा का फॉर्मूला 2π न्यू भी हो जाएगा, जहाँ पे न्यू क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव। ठीक, तो ये है फ्रीक्वेंसी और ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान देंगे। ठीक, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इजकल टू 2π इंटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जो भी वेव स्पीड होता है, जब ईएम वेव ट्रैवल करता है तो उसका कुछ स्पीड होगा। ठीक, तो उस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा/के, या फिर तुम लैम्डा के टर्म्स में लिखना चाहो तो और इसका फॉर्मूला हो जाएगा λ/t, वेवलेंथ डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। किसी भी वेव वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये हर जगह वैलिड है। तो वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तो λ/t, या फिर तुम ओमेगा/k के टर्म्स में लिखना चाहो तो ओमेगा/k भी लिख सकते हो। ओमेगा/k विल ऑल्सो भी इक्वल टू वेव स्पीड। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है। तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए जिसको ध्यान में रखना है। जो भी टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे पीली पीली अक्षरों में लिख दी गई है। ठीक है, आगे एक और बात देखते हैं, ईएम वेव स्पीड। अब ऐसे तो हमने ईएम वेव का स्पीड देखा, ये फॉर्मूला ओमेगा/k या फिर λ/t, ये तो हुआ इन द टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव ओनली, कि मतलब लैम्डा जो है वो ईएम वेव का ही प्रॉपर्टीज है, ईएम वेव का वेवलेंथ है, टाइम पीरियड क्या है, ईएम वेव का ही टाइम पीरियड है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव, के इज वेव नंबर ऑफ द ईएम वेव। तो ईएम वेव के प्रॉपर्टीज के टर्म्स में ही जो वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है। अब कुछ वेव जिस मीडियम में प्रोपगेट कर रहा है, अगर हम वेव स्पीड का फॉर्मूला उस मीडियम के प्रॉपर्टीज के टर्म्स में लिखना चाहें, जिस मीडियम में वो प्रोपगेट कर रहा है, जिस मीडियम में मतलब ईएम वेव ट्रैवल कर रहा है, उस मीडियम के प्रॉपर्टीज के टर्म्स में ईएम वेव के स्पीड का फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो वो फॉर्मूला होता है, अगर वैक्यूम में लिखें तो वैक्यूम में ईएम वेव का स्पीड का फॉर्मूला है, मतलब वैक्यूम में ईएम वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है उसको हम यूजुअली सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ यूज होने वाला सी नहीं, यहाँ पे सी इज स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। मतलब ये वी ही है, बस वो वी वैक्यूम में है तो उसको सी बोल दिया जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ बिहेवियर, मतलब स्पेशल अटेंशन देने के लिए बस उसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बस ऐसा सिंपल ध्यान में रखो। तो उस वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है 1/μ0ε0, जहाँ पे μ0 क्या परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, ε0 क्या
परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, मतलब ये प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम है। यहाँ पे मीडियम क्या है? वैक्यूम। तो वैक्यूम का परमिएबिलिटी और वैक्यूम का परमिटिविटी, ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, नीचे ले जाओगे खोपचे में, अंडर रूट लोगे तो स्पीड ऑफ ईएम वेव मिल जाएगा। अगर वही स्पीड ऑफ ईएम वेव किसी मीडियम में लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू, वहाँ पे v ही रखेंगे, वहाँ पे अटेंशन, स्पेशल अटेंशन नहीं देंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन, जहाँ पे म्यू क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में वो ईएम वेव प्रोपागेट कर रहा है। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में वो ईएम वेव प्रोपागेट कर रहा है। तो ये हो गया। अब कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो इन दोनों वेव स्पीड से रिलेटेड होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुम्हें लिखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूजुअली म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यू इक्वल टू c/v होता है। मतलब c, कौन सा c? वो नॉर्मल वाला c नहीं, ये जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो वाला c है। भाई उजला कलर कहाँ चला गया? उजला कलर मिल ही नहीं रहा है। तो इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके, अब c का फॉर्मूला अगर ये वाला और v का फॉर्मूला ये वाला अगर इसमें चेप दोगे तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। अब ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा तो μ/μ0 को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। मतलब क्या है? ये परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी को μr से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम वैसे ही परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। पता नहीं मैं पहले क्या बोल रहा था। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो खोपचे में तो वो बन जाएगा म्यू। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम का फॉर्मूला डायरेक्टली तुम ऐसे याद रख सकते हो कि अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, जहाँ पे म्यू आर क्या? रिलेटिव परमिएबिलिटी। उल्टा यहाँ पे लिख दिया हूँ, लिखते समय सो रहा था शायद। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, और म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक, तो ये बातें कुछ है जो कि ध्यान में रखनी है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और जैसा कि हम जानते हैं कहीं भी रिश्ते देखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में रिश्ते निभाना, रिश्ते ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर चीज़ के बीच में रिश्ता निकालना होता है हमें, कि कौन इंसान क्या लगता है, कौन इंसान क्या लगता है। यहाँ पे दो चीज़ बहुत बारी बारी से आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो जरा इनके आपस का रिश्ता क्या है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, इनका रिश्ता नाता है क्या, बैकग्राउंड है क्या, वो जरा देखते हैं। हमें काफ़ी इंटरेस्ट भी होता है किसी दो लोगों के बीच का रिश्ता जानने में। तो यहाँ पे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिश्ता, कि इनका रिश्ता है कैसा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता है कैसा। कुछ गलत डायलॉग बोल दिया, मतलब फिट तो नहीं हो रहा था, ज़बरदस्ती फिट कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं? इन दोनों को आपस में जोड़ता है सी मीन्स नॉट दैट CH जो भी तुम बोलते हो। सी मीन्स स्पीड ऑफ, जो भी तुम नहीं मैं भी बोलता हूँ, C इज स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम, जिसको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो वाला C। ठीक, तो E इक्वल टू होता है BC। अब अगेन वो वाला BC नहीं जो डे टू डे लाइफ में यूज किया जाता है। यहाँ पे B इज मैग्नेटिक फील्ड और C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम। अब यहाँ पे देखो, ये E इक्वल टू BC लिखा हूँ। E मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और B इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो को पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनटू C। ठीक, तो दोनों ही। तो ये बात ध्यान देंगे, अगर इधर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले रहे हो तो ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेना है, अगर इधर पीक वैल्यू ले रहे हो तो ये भी पीक वैल्यू लेना है। जैसे कि ये क्या होता है, जैसे पहले हमने रिश्ता लिख रखा था ये वाला, तो इसमें ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यह है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो E इक्वल टू BC, मतलब ऐसे याद रखोगे तो ज़्यादा आसानी से याद होगा। तो E0 इक्वल टू B0 C,
जहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू सी स्पीड ऑफ लाइट। जो भी टर्मिनोलॉजी है, सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ पे अंग्रेजी में लिखे गए हैं, ठीक। अच्छा, एक और फोर्स आता है जिसको बोलते हैं लॉरेंज्ड फोर्स। लॉरेंज्ड फोर्स क्या बोलता है कि अगर एक ही टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स अप्लाई कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जो नेट फोर्स किसी पार्टिकल पे या फिर चार्ज पार्टिकल पे लग रहा होता है, उस नेट फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज्ड फोर्स। और लॉरेंज्ड फोर्स किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या? Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या? Q इंटू वी क्रॉस बी, जहाँ पे v क्या? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और b क्या? मैग्नेटिक फील्ड, e क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का और v क्रॉस b का, मतलब ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद इनका जो भी फाइनल डायरेक्शन आएगा उसको इससे ऐड करेंगे और फिर q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लॉरेंज्ड फोर्स मिल जाएगा। तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया, वो ध्यान में रखेंगे। Q चार्ज पार्टिकल, E इलेक्ट्रिक फील्ड, V वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, B क्या? मैग्नेटिक फील्ड, और F क्या? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, समझ में आया? ओके, आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा और बचा है, ज़्यादा नहीं, तो संयम बनाए रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी, ठीक। अच्छा, अब ईएम वेव जब ट्रैवल करता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे होगा तो वहाँ पे एनर्जी भी होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहाँ पे एनर्जी होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वही जो एनर्जी है उसी को हम एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे लिखते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो हम देखेंगे, ठीक। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी ईएम वेव ट्रैवल करता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको तुम कुछ ऐसे लिख सकते हो, पीछे हमने पढ़ा था। और उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको तुम कुछ ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें दो टर्म्स है, वो ध्यान दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो टर्म है, ये एक है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यह है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो हम एनर्जी डेंसिटी भी इसके टर्म्स में लिखेंगे। तो पहले अगर हम इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ईएम वेव जब ट्रैवल कर रहा है तो उस ईएम वेव में दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। मतलब दोनों पूरा यूनिफॉर्म होगा, ऐसे बड़ा छोटा मैं बना दिया, फोटो थोड़ा ठीक से बना। तो ये लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो गया लेट से, ठीक। तो इस ईएम वेव में जो एनर्जी डेंसिटी है वो एनर्जी डेंसिटी दो एनर्जी डेंसिटी की वजह से होगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी की वजह से होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी की वजह से होगा, ठीक। अब ईएम वेव के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है वो हम देख रहे हैं और उसमें भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ पे ई क्या? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर यहाँ पर रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा? यही वाला जो एक्सप्रेशन है वो कैसा मॉडिफाई हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू रख दे तो ई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये के एक्स, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये हो जाएगा। अच्छा, अगर इसका हम एवरेज ले लें दोनों साइड, तो एवरेज लेंगे तो अब ध्यान दोगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ई नॉट भी कांस्टेंट हो गया। ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कांस्टेंट होता है। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो जब एवरेज लोगे तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, और ये साइन स्क्वायर समथिंग का जो एवरेज होता है वो हाफ होता है। कॉस स्क्वायर समथिंग का जो एवरेज होता है ओवर वन साइकिल वो हाफ होता है, 1/2 होता है। तो अगर हम इसका एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करें, दोनों साइड एवरेज ले लें, तो ये तो वैसा का वैसे रहेगा। ये जो टर्म्स है वो आधा बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। तो 1/2 और ये 1/2, ये बन जाएगा 1/4। तो ये क्या है?
एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन EM वेव एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये ध्यान देंगे, एवरेज वैल्यू जब भी लिखेंगे तो पीक वैल्यू आएगा उसमें ई नॉट स्क्वायर। ठीक, वैसे ही इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखें तो है 1/2 1/2 म्यू नॉट नीचे इंटू बी स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सेम वही बी का एक्सप्रेशन अगर लिख दे और फिर एवरेज लें तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन EM वेव ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर। ठीक, ये बात ध्यान देंगे और याद रखेंगे। ठीक, तो ये 4 बातें हुई, 4 बातें समझ में आई। 2 इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 एवरेज वैल्यू है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और ये एवरेज वैल्यू है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द EM वेव। ठीक, अब EM वेव में जो ये एनर्जी डेंसिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों इक्वली डिवाइडेड होता है। मतलब जितना एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा उतना ही एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा। तो अगर हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द EM वेव कैलकुलेट करना है तो टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द EM वेव क्या होगा? अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी इनसाइड द EM वेव, तो इन दोनों का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऐड कर दो। वही बात आगे करने वाले हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी डेंसिटी इन EM वेव इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों को ऐड करेंगे और दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ये हमने देखा कि जितना एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा उतना ही एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो या तो तुम ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू लिख सकते हो या फिर ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू लिख सकते हो। तो या तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये ध्यान देंगे, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अच्छा, अगर हमें एवरेज वैल्यू ऑफ द EM वेव मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव कैलकुलेट करना है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज डेंसिटी दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल एवरेज डेंसिटी ऑफ द EM वेव कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द EM वेव कैलकुलेट हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू बराबर होती है, जितना ये उतना ही ये, तो या तो तुम लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ दिस या फिर ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू। तो ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव इज गिवन बाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या फिर 1/2 म्यू नॉट नीचे इंटू बी नॉट स्क्वायर। ये देंगे एवरेज वैल्यू में ई नॉट और बी नॉट आता है, वो ध्यान देंगे। ठीक, और बाकी वही सारे जो टर्मिनोलॉजी है वो नीचे लिखा गया है। ठीक, अगर कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं बोल रखा है तो तुम्हें एवरेज वैल्यू लेके चलना है कि पूछ दे कि कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव। अब यहाँ पे तो बोल नहीं रहा है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना है या फिर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो तुम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या फिर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई। ये हुआ एनर्जी डेंसिटी। अब आगे बढ़ते हैं इंटेंसिटी की तरफ। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? पावर। तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाई एरिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक, अच्छा, तो इंटेंसिटी ऑफ EM वेव अगर हमें कैलकुलेट करना हो, डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा, फालतू के झंझट में नहीं फंसेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ EM वेव जो होता है वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू C, जहाँ पे C क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो वाला C। या फिर तुम ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बेसिकली एनर्जी डेंसिटी इंटू C विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इंटू C विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी। अब ये एनर्जी डेंसिटी तुम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखोगे तो 1/2 म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर इंटू C। तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ EM वेव का फॉर्मूला। ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ EM वेव का फॉर्मूला।
ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेम ही फॉर्मूला अलग अलग रूप में, एक जॉनी लीवर तो एक कादर खान, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, दिशा पटानी तो एक कैटरीना कैफ। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या, कुछ और भी फॉर्मूले ईएम वेव से जुड़े। एक अलग अगला फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू पी सी, मतलब पी सी, ये वाला पी सी नहीं बताओ, P मतलब मोमेंटम ऑफ ईएम वेव और C क्या, वही स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ ईएम वेव, एंड E क्या, एनर्जी ऑफ ईएम वेव। तो एनर्जी ऑफ ईएम वेव अगर हमें कैलकुलेट करना हो मोमेंटम और स्पीड के टर्म्स में, तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू पी सी, जहाँ पे P क्या, मोमेंटम ऑफ द ईएम वेव। ये ध्यान देंगे, क्योंकि होता क्या है कि मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, तो पार्टिकल नेचर में हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम का वैसे तो किसी पार्टिकल के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, पर ईएम वेव के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट। ये एनर्जी है, ये नॉट एनर्जी डेंसिटी। पहले जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो सब था एनर्जी डेंसिटी। यह एनर्जी ऑफ ईएम वेव डिवाइडेड बाई सी विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। ये ध्यान रखेंगे फॉर्मूला, ठीक। अच्छा, इंटेंसिटी के बारे में अगर हम देखें तो इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव जो होता है वो डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होता है, तो वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगा। वो डिपेंड करता है कि वो ईएम वेव किस तरह के सोर्स ने प्रोड्यूस किया है। तो अगर लेट से कोई पॉइंट सोर्स है, मतलब कोई बल्ब है, बल्ब जब ग्लो करता है तो वो लाइट इमिट करता है, वो लाइट भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो अगर कोई पॉइंट साइज सोर्स है, मतलब पॉइंट साइज का बल्ब है लेट से कंसीडर करो, और वो अगर लाइट इमिट कर रहा है तो उसकी वजह से जो लाइट निकल रहा है उसका इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ 1/r² के साथ चेंज होगा, मतलब 1/r² के साथ डिक्रीज करेगा, बहुत फास्ट डिक्रीज करेगा मतलब, ठीक। अगर कोई लाइन सोर्स है, मतलब ट्यूब लाइट समझ लो, ट्यूब लाइट के से जो लाइट निकलता है वो डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होता है, 1/r वेरिएशन होता है उसका, मतलब 1/r से डिक्रीज होता है। कोई अगर प्लेनर सोर्स हो, मतलब कोई प्लेनर मतलब बल्ब हो, एकदम पैरेलल लाइट भेज रहा है, मतलब ऐसा अगर लाइट वो एकदम निकाल रहा है, कोई प्लेनर सोर्स है, ठीक है, ये कोई प्लेनर सोर्स है, ये प्लेनर सोर्स है, और वो ऐसा ईएम वेव अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसका जो इंटेंसिटी होता है वो बेसिकली कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। वो यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, मतलब चला जा रहा है, लेट्स से ये हो गया, तो वो इंटेंसिटी जो होता है वो यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, या फिर यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, या फिर यहाँ पे, वो कांस्टेंट होता है, मतलब इंटेंसिटी डिस्टेंस का चेंज नहीं होता है प्लेनर सोर्स के लिए, ठीक। तो ये बातें थोड़ी ध्यान में रखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कभी कभी इस चीज़ का भी यूज कर लिया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखेंगे बस, ठीक। ठीक है, लगभग हम एंड पे पहुंच चुके हैं। अगला देखते हैं रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, मतलब ईएम वेव, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है, किसी सरफेस से टकराता है, तो एक्चुअल में वो प्रेशर अप्लाई करता है उस सरफेस पे। उस प्रेशर को ही हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन मतलब रेडिएशन वर्ड यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह का रेडिएशन ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, तो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जो प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। और वो रेडिएशन प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो दो केस इसमें बनते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ईएम वेव किसी सरफेस को टकराया, लेट्स से ये कोई सरफेस है, इससे ईएम वेव टकराया और टकरा के इसमें एब्जॉर्ब हो गया, ठीक। तो हमें अगर रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करना है तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू I/C। यहाँ पे जो P है वो रेडिएशन प्रेशर है, ये ध्यान देंगे। पीछे वाला जो P था वो मोमेंटम था, यहाँ पे जो P है वो क्या है, रेडिएशन प्रेशर। वर्ड की कमी है, नहीं तो अलग अलग वर्ड यूज कर लेते हैं, पर बुक में भी यही सारे वर्ड्स यूज किए रहते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम यही वर्ड यूज कर रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम्हारे बीच। तो P यहाँ पे क्या है, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू I/C, जहाँ पे I क्या, इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव, और C क्या, वही स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, इन वैक्यूम। तो P इज इक्वल टू I/C, ठीक। और ये कब, जब सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले। अगर ये सरफेस इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर दे, तब जो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू 2I/C, ठीक, जहाँ पे सेम I इज इंटेंसिटी और C इज स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर वो रिफ्लेक्ट कर दे तब 2I/C, और कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले तब रेडिएशन प्रेशर I/C। ये ध्यान रखेंगे, ठीक। ठीक है, चमका। तो जितने भी
मतलब कॉन्सेप्ट थे, इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले थे वो कवर हो गए, कंप्लीट हो गए। एक लास्ट टॉपिक बचता है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये क्या होता है? अब बेसिकली ईएम वेव उस समय से चिल्ला रहा हूँ। अब ईएम वेव जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, मतलब उनका एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम ही होता है। ईएम वेव का फ्रीक्वेंसी होता है। अब वो फ्रीक्वेंसी देखो 10⁻23 से लेकर के 0 से लेकर के बहुत हाई वैल्यू तक फ्रीक्वेंसी जा सकता है। तो ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसी जितने भी इस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको हम डिवाइड करते हैं कुछ कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी ओनली, या फिर इसको कॉरेस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये वेवलेंथ, मतलब लैम्डा इंटू एफ या फिर लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट वी। स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में तो फिक्स होता है, तो अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है तो तुम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो, लैम्डा पता है तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें ये जो है वो न्यू है फ्रीक्वेंसी और ये है वी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, ये ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों से। ये है फ्रीक्वेंसी और ये है स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ ईएम वेव। तो या तो तुम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखो या फिर वेवलेंथ के टर्म्स में लिखो, दोनों बात सेम ही है। ठीक, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी हाई होगा, फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगा तो लैम्डा कम होगा, वो दिख रहा है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी कम होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए, जो कि सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोल लेते हैं लेट्स से यहाँ पे, या फिर वेवलेंथ के टर्म्स में, दोनों बोल सकता हूँ। तो डिफरेंट तरह के जो फ्रीक्वेंसी होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में। ठीक, या फिर डिफरेंट तरह के जो वेवलेंथ होते हैं उनको हम डिफरेंट वेवलेंथ के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में। तो जैसे कि इस रेंज के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेडियो वेव। इस रेंज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं उसको बोलते हैं एएम रेडियो वेव। वैसे ही टेलीविजन, एफएम रेडियो, शॉर्ट रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा। जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होता है वैसे वैसे मतलब ऐसे डिवीजन होता है। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जैसे जैसे पहले हायर, मतलब इधर हायर वेवलेंथ है तो हायर वेवलेंथ का जो एनर्जी होता है वो कम होता है, और जैसे जैसे वेवलेंथ घटेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा। तो ये जो है वो काफ़ी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये जो है एक लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इनके बीच में आता है विजिबल जो हम देखते हैं, मतलब जो बल्ब से लाइट निकलता है वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस रेंज में पड़ता है, ये विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं। बाकी के जो ईएम वेव होते हैं वो हम नहीं देख सकते हैं। इससे ऊपर वाले जो ईएम वेव होते हैं उनमें काफ़ी हाई एनर्जी होता है, जैसे अल्ट्रावायलेट एक्सरे में बहुत उससे भी ज़्यादा एनर्जी होता है, गामा में उससे भी ज़्यादा हाई एनर्जी होता है, और इसमें कम एनर्जी होता है। ठीक, विजिबल का जो रेंज होता है उसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हो कि जो विजिबल ईएम वेव होते हैं उनका जो वेवलेंथ रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है। तो वो 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होता है। 700 नैनोमीटर कहीं रेड वाले पार्ट पे आता है। अब डिफरेंट ये जो वेवलेंथ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं। तो इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो ईएम वेव होता है वो रेड अपीयर होता है। इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो ईएम वेव होता है वो कुछ वायलेट अपीयर होता है। तो विबगियोर जो बनता है वो इसी से बनता है, मतलब यही विबगियोर वर्ड सुन रखे होगे। तो ये विजिबल रेंज हो गया, ठीक, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब इसके नीचे आता है इंफ्रारेड जो होता है बेसिकली, मतलब इसका यूज अगर देखें तो मतलब इंफ्रारेड एक्चुअल में हीट है, मतलब हीट वेव भी इसको बोलते हैं। जो भी हम गर्मी महसूस करते हैं बेसिकली वो इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ही गर्मी हम महसूस करते हैं। तो जो भी हॉट बॉडीज होते हैं या फिर जो हमारा भी नॉर्मल बॉडी है तो इसका भी कुछ टेम्परेचर होगा, तो ये भी एक तरह से इंफ्रारेड वेव जनरेट करता है या फिर रेडिएट करता है। तो रात में अगर किसी इंसान को देखना हो तो हर इंसान का बॉडी जो होता है वो इंफ्रारेड रेडिएट कर रहा है, क्योंकि मतलब टेम्परेचर की वजह से, वो अपने टेम्परेचर की वजह से। तो अगर इंफ्रारेड को डायरेक्ट तो हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो विजुअल पार्ट में पड़ता नहीं है, पर अगर हम एक ऐसा चश्मा लगाएं जो कि इंफ्रारेड वेवलेंथ को या फिर इंफ्रारेड ईएम वेव को देख सके तो हम उस इंसान को देख सकते हैं, क्योंकि वही इंसान जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड ईएम वेव जनरेट कर रहा है, ठीक। उसके ऊपर देखें मतलब तो अल्ट्रावायलेट जो ईएम वेव होते हैं काफ़ी हाई एनर्जी के होते हैं। एक्सरे
नाम से ही एक्सरे नाम सुना होगा, तो एक्सरे में यही वाला ईएम वेव यूज होता है। इन सभी वेव का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनका पेनिट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, ये बहुत पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो जैसे एक्सरे जो होता है हमारे हड्डियों को भी छेद के निकल सकता है, तो इसलिए एक्सरे जब कभी बोन फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें एक्सरे का यूज करते हैं। एक्सरे पूरा बोन का पिक्चर ले सकता है कि मतलब बोन टूटा वूटा है कि क्या हुआ है वहाँ पे। इन सभी ईएम वेव का रेडियो सिग्नल या फिर जो टीवी सिग्नल होते हैं वो ब्रॉडकास्ट करने में यूज किया जाता है। जो हम फ़ोन पे बातें करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तो उसमें भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, वो जो होते हैं इस डोमेन वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। ठीक, गामा रे का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मेटल वगैरह के अंदर देखना है तो गामा रे हम भेजते हैं, तो उससे अंदर कोई क्रैक है या नहीं तो वो पता चल जाता है। मतलब मेटल इंडस्ट्री में मेटल के अंदर फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए गामा रे का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आई होप लगभग 40 या 50 मिनट के आसपास कुछ वीडियो बना है, 45 मिनट के आसपास कुछ होगा, कुछ ऊपर नीचे। तो ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। क्या फीडबैक है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है। दोस्तों के साथ कुछ शेयर वेयर कर दो। लगभग 60 से 70 बच्चे जुड़ चुके हैं, मतलब देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये नंबर और ज़्यादा बढ़े, मतलब 100, 200, 250, 1000, 1000, 10,000, 20,000, 50 लाख तक पहुँचे, यही हमारी सपने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। फालतू का क्या ज्ञान दूँ, मतलब पहले तो मतलब डरे वरे हो गए, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग साथ साथ करते रहो। नीचे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर, मतलब इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। नीचे एक वेबसाइट का लिंक भी होगा, वहाँ से बहुत सारे मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट अगर अटैम्प्ट करना है तो टेस्ट पेपर भी, नीचे जो वेबसाइट का लिंक है उसमें तुमको टेस्ट पेपर भी बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके टेस्ट पेपर भी दे सकते हो। ठीक, और अपने बॉडी और मेंटल हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखो, अभी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।